हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ देवेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेस उड़ीसा। तो जैसे कि आज मेरे संज्ञान में आया कि कुछ बच्चों का KVPY एग्ज़ाम है एंड दे डिमांडेड कि टुडेज लेक्चर शुड बी रिकॉर्डेड, बट एज माय ओपिनियन जूम रिकॉर्डिंग इज़ वर्स्ट। आई मीन इसकी क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी इज़ नॉट quite better as I felt. So I decided a lecture video, recorded lecture video will be provided, okay, on the rotational motion. So I think this is the first lecture which is being given to you on rotational motion recording. So I hope you will enjoy. So चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन में कुछ कुछ बातें हमने कर ली थी। आपको जब भी टाइम मिले आप इसको देखें, 2-3 बार देखें, एंजॉय करें इस लेक्चर को। तो रोटेशनल मोशन में जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने लैडर प्रॉब्लम के बारे में देखा था। सपोज देयर इज ए लैडर लाइक दिस। So this is ladder, this is a wall, and this is ground. Okay. And suppose here this angle is alpha or theta as you want to see. Ladder का मास है m और लेंथ है इसकी l. Okay. और ये लैडर अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। ये ग्राउंड है जो इस पे फ्रिक्शन है, बट जो वॉल है वो फ्रिक्शन लेस है और यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है। फ्रिक्शन यहाँ पर है। सो क्वेश्चन अराइजेस दैट फाइंड आउट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द लैडर। इस लैडर पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है हमें ये फाइंड करना है। ओके और ये अभी इक्विलिब्रियम है। बोथ इक्विलिब्रियम्स आर देयर। लैडर इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स there is rotational as well as translational equilibrium also is there. Ladder is in equilibrium. Okay. So कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ये आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो हम इसमें बनाएंगे फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे तो वो हम उस पर डील करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो वॉल है, ये वॉल इस पे एक नॉर्मल इधर लगाएगी, okay, on this direction, and this normal is suppose n1। और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर लगाएगा। दिस इज सपोज n2, टू फोर्सेस। और जाहिर सी बात है कि लैडर जब आप जो रिलीज कर देंगे तो लैडर की टेंडेंसी, इस पॉइंट की टेंडेंसी आगे जाने की होगी, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड, यानी कि इधर। And let's say friction is F. One force is mg जो यहाँ के सेंटर पे लगेगा ऐसे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will use equilibrium in x direction. Equilibrium in x direction. So F net ये हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं। x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। और अगर हॉरिजॉन्टली में नेट फोर्स 0 करेंगे इट मींस n1 शुड बी इक्वल टू f, n1 शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन। तो ये एक कंडीशन मुझे मिल चुकी है, इसका मैं यूज करूंगा। देखिए फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व आउट।
और अगर आप बिना स्टेप के भागेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दूसरा हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करके, एफ नेट जीरो इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन पे यहाँ पर एम जी नीचे लग रहा है, एन टू ऊपर लग रहा है, तो एम जी विल बी इक्वल टू एन टू। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। अगर वहां भी फ्रिक्शन लगता तो वो वाई डायरेक्शन लगता, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। और थर्ड हम देखते हैं कि बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है। अब आप किसी भी पॉइंट से देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, सो मैं ऐसे पॉइंट को चूज करूंगा जहां से मुझे टॉर्क निकालना इजी हो, जहां से बहुत सारे फोर्सेस का टॉर्क ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए। सो सपोज मैं लेडर के इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करता हूँ। इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क देखोगे तो नॉर्मल का N2 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये कुछ कुछ जनरल कमेंट्स हैं, इनको आप मतलब ऐसे वेपन यूज करें कि फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के अबाउट बाकी किसका टॉर्क आएगा, तो mg का टॉर्क आएगा एंड n1 का टॉर्क आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं n1 का टॉर्क। तो टॉर्क हम जानते हैं कि फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। तो फोर्स की लाइन को आप आगे बढ़ाइए, ये फोर्स की लाइन है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं। ये आपकी आर हो जाएगी और ये आर आप देख सकते हैं कितनी होगी, दिस लेंथ इज एल, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगी एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा। तो पहले तो n1 का टॉर्क आया n1 इंटू एल कॉस थीटा नहीं, एल साइन थीटा, सॉरी दिस इज एल साइन थीटा। तो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो एल का इधर कंपोनेंट आएगा एल साइन थीटा। तो n1 एल साइन थीटा ये टॉर्क है और इसकी टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, तो n1 की डायरेक्शन इधर है और ये आपका r वेक्टर है। तो r क्रॉस f अगर आप देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो राइट हैंड की फिंगर्स इधर रखें, n1 की तरफ उसे रोटेट करें तो थंब की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। ओके, तो ये टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है यानी कि माइनस के कैप में। प्लस अब एक और टॉर्क लग रहा है mg का, तो mg की लाइन को आप आगे बढ़ा दें, ये mg का हो गया और इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हो गया परपेंडिकुलर। सो ये लेंथ l/2 है एज यू कैन सी, तो ये लेंथ हो जाएगी l/2 cos थीटा। तो mg का टॉर्क होगा इंटू l/2 cos थीटा और ये किधर आएगा, तो आप ये हो गया r वेक्टर और ये f वेक्टर, तो इसका बाहर की तरफ आएगा प्रोडक्ट, तो दिस इज k कैप एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक माइनस मतलब अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ प्लस, तो सिंपल सा आ गया n1 l साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। k कैप हटा दीजिए, तो l गया यहाँ से और मुझे n1 मिल गया विच इज mg/2 इंटू कॉट ऑफ थीटा, दिस इज n1। और हमें पता है फ्रिक्शन किसके बराबर है, n1 के, तो मुझे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मिल गया कि इतना फ्रिक्शन लगेगा या इतना फ्रिक्शन चाहिए इसको इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। कितना फ्रिक्शन, mg/2 कॉट थीटा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें और नोट करें। तो ये बात हुई फ्रिक्शन की कि इतना फ्रिक्शन अभी लग रहा है या फिर इतना फ्रिक्शन इसको चाहिए इस पोजीशन पर रखने के लिए। गॉट इट? अब देखिए, अब क्वेश्चन ये पूछेगा इसमें कि अगर अगर चलिए इसी क्वेश्चन को हम इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम सेक्शन if coefficient of friction is mu, अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन कितना लगेगा या फिर फ्रिक्शन कितना चाहिए। if coefficient of friction is mu, then find theta minimum for equilibrium। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं थीटा मिनिमम? तो देखो अब जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे बढ़ेगा, आपका थीटा बढ़ेगा और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी। कि जब थीटा बढ़ता है तो कॉट थीटा घटता है, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब थीटा इंक्रीज करेगा। लेकिन लेकिन जब लैडर इधर जाएगी और ये थीटा कम होने लगेगा, तब इसके स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थीटा इससे कम अगर कर दिया तो लैडर क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। तो हमें वही फाइंड करना है कि वो थीटा मिनिमम होगा कितना। तो देखिए, अब हम उस कंडीशन पे आ गए हैं। आप इस चीज को यहां से एक बार के लिए हम हटा देते हैं, क्योंकि यहां पर हम सॉल्व करेंगे उसको। हमारा यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो चुका है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? mg/2 cot थीटा। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है कि अगर आप किसी थीटा एंगल पे रखना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? mg/2 cot ऑफ थीटा। इज क्लियर? नाउ मान लो इस थीटा वाली पोजीशन पे जस्ट स्लिप हो रहा है, जस्ट स्लिप हो रहा है, होने वाला है, या लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात आ गई, तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू इंटू एन टू, म्यू इंटू एन टू, जो नॉर्मल लगेगा वही, और एन टू किसके बराबर है यहाँ पर? एम जी के बराबर। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू जी। ओके, सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो है वो म्यू एम जी से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये स्लिप कट जाएगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन should be less than or equal to maximum friction available. So required friction is mg/2 cot of theta should be less than or equal to maximum friction यानी कि mu mg। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर mg2 mg कैंसल एंड cot थीटा की वैल्यू कितनी आई? 2 टाइम्स ऑफ म्यू, और इससे थीटा कितना आया? cot इनवर्स 2 म्यू। तो इस थीटा से कम नहीं होना चाहिए। थीटा शुड बी लेस देन cot इनवर्स 2 म्यू। ये एक जनरल क्वेश्चन है, सिंपल आपके समझने के लिए।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो फ्रिक्शन निकाला, फिर मिनिमम एंगल निकाला कि इससे कम एंगल नहीं होना चाहिए, और भी हमने सारी चीजें निकाली। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब दोनों पे फ्रिक्शन है, मतलब वॉल पे भी फ्रिक्शन है और यहाँ पे भी फ्रिक्शन है। ओके, और आपको यहाँ का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेस्टिट्यूट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज μ1, और यहाँ का दिया हुआ है μ2। ओके, तो फाइंड थीटा मिनिमम फॉर इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है, तो आप इस स्क्रीन को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम तो करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप फोर्सेस, तो mg और लेंथ ये तो l है ही, यहाँ पर μ2 है तो इसको मैं यहाँ के नॉर्मल को कह देता हूँ n2, और यहाँ के μ1 है तो यहाँ के नॉर्मल को कह देते हैं n1। अब देखो, जब ये स्लाइड कर रहा होगा उस टाइम पे थीटा मिनिमम होगा, उससे कम थीटा पे इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो स्लाइड करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा कितना, F1, और मैक्सिमम कितना होता है μn, यानी कि μ1 टू n1। और यहाँ पर जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये ऐसे रोटेट होगी, यूं जाएगी तो ये पॉइंट नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, F2 मैक्सिमम यानी कि μ2 n2। क्लियर है? तो ये सारे फोर्सेस इस पे लगेंगे। अब इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन हम फुलफिल करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करते हैं। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, n2 एंड F1। तो n2 विल बी इक्वल टू F1 और F1 इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो n2 विल बी इक्वल टू μ1 n1। देखिए अब सारी चीजें चेंज हो जाएगी, आपको अपने विवेक से काम लेना है, आराम से 2-3 बार इन क्वेश्चन को खुद से डील करें। स्टेप मैंने बता दिए हैं पहले क्या करना है। n2 इज इक्वल टू μ1 n1। अब चलते हैं अपन y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करते हैं। तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, n1 ऊपर की तरफ, μ2 n2 ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। तो अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब n1 प्लस μ2 n2 इक्वल टू mg। μ2 n2 F2 के बराबर है। तो ये आ गया, यहां से एक इक्वेशन और मिल गई मुझे कि n1 किसके बराबर है, तो n1 यहाँ पर है mg माइनस μ2 n2 के बराबर। और इस हिसाब से अगर देखें तो मुझे n2 मिल जाता है, n2 कितना होगा, n2 विल बी μ1 n1 और n1 ये रहा। तो n2 कितना आया, n2 इक्वल टू μ1 mg माइनस μ1 μ2, इसको इधर ले आए, n2 को ले, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस μ1 μ2 इक्वल टू μ1 mg
और मुझे N2 मिल जाता है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा आंसर N2 के बारे में, एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू वन म्यू टू। ये मिल गया मुझे N2, जो वॉल इस पे तौर पर लगाएगी। N1 भी मालूम है मुझे, N2 भी मालूम है। अब मैंने ये सारे क्यों निकाले, क्योंकि आपको गिवन में सिर्फ म्यू1 और म्यू2 है, लेंथ एल है, एंगल थीटा है, यही सब गिवन है। नॉर्मल की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो नॉर्मल हमने निकाल लिया। N2 निकाल लिया, N1 भी निकल जाएगा यहाँ से। N1 इज N2 अपॉन म्यू1, N2 अपॉन म्यू1, तो N1 की वैल्यू भी आ जाती है यहाँ से। N2 अपॉन म्यू1 करेंगे तो कितना आएगा, एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू1 म्यू2। दिस इज N1। अब तीसरा स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो करेंगे इक्विलिब्रियम, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क को करेंगे जीरो। तो ऐसा पॉइंट चूज करें जहां से बहुत सारे फोर्सेस के टॉर्क जीरो हो। तो आप जो चाहें चूज कर लें। आप इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखें। तो पहले वो टॉर्क देख रहा हूं मैं जो अंदर की तरफ है। तो N1 का टॉर्क जीरो, N2 का टॉर्क अंदर की तरफ आएगा, और ये N2 वाली लाइन, और ये इस पे परपेंडिकुलर, और इसकी लेंथ हो जाएगी L साइन थीटा। और जो म्यू2 N2 है, ये जो फोर्स है उसकी लाइन ये है, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ा लें और यहां से परपेंडिकुलर डालें, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, लेंथ हो जाएगी L cos थीटा। तो पहले तो अंदर की तरफ टॉर्क देखते हैं, टॉर्क अंदर बराबर टॉर्क बाहर। तो अंदर की तरफ टॉर्क एक तो N2 का आया कि N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L साइन थीटा, एंड प्लस अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है F2 का, क्योंकि ये R वेक्टर है और F2 ऊपर की तरफ रहा है, तो ये अंदर आएगा टॉर्क। F2 यहाँ पर है म्यू2 N2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू बाहर की तरफ टॉर्क, बाहर सिर्फ mg का टॉर्क आएगा, mg वाली लाइन को आप आगे बढ़ा लें, और ये बाई 2 cos थीटा होगी, तो परपेंडिकुलर लेंथ L बाई 2 cos ऑफ थीटा। क्लियर है? तो यहां पर आपको एक इक्वेशन मिल गई थीटा के टर्म में। अब देखिए यहां पर सिंपल इक्वेशन मिली है मुझे N2 की फॉर्म में, और N2 मुझे मालूम है, तो मुझे थीटा मिल जाएगा। आप यहां पर को हटा दे पहले तो, और फिर इसमें से N2 कॉमन ले लें, तो N2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू2 cos थीटा इक्वल टू mg बाई 2 cos ऑफ थीटा। अब N2 का वैल्यू पुट करें यहां से, ये तो N2 इज mg अपॉन 1 प्लस म्यू1 म्यू2 इंटू साइन थीटा प्लस म्यू2 cos थीटा इक्वल टू mg बाई 2 cos ऑफ थीटा। mg से mg कैंसिल, और अब इस cos थीटा को भी आप इधर ले आए, तो ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी। जब आप इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो म्यू1 अपॉन 1 प्लस म्यू1 म्यू2, और अंदर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। सो अब यहाँ से आप थीटा आराम से कर सकते हैं। जो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 प्लस म्यू1 म्यू2 अपॉन 2 म्यू1 माइनस म्यू2, और इसको और सॉल्व कर लें आप, 2 1 एलसीएम ले लें, तो 1 प्लस म्यू1 म्यू2
minus 2 mu1 mu2 and tan theta is equal to 1 minus mu1 mu2 upon 2 mu1 और यहाँ से आपको थीटा मिल जाए 1 माइनस mu1 mu2 अब इस थीटा से कम नहीं होना चाहिए, दिस इज थीटा मिनिमम। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हमने एक बेहतरीन क्वेश्चन देखा एंड आई होप यू विल एंजॉय। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क, अगर आप चाहें ट्राई करना तो मैं देता हूँ। सेम सिनेरियो है यहाँ भी। तो सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर भी रॉड का मास m, लेंथ l, दिस एंगल इज थीटा and in this particular case theta is fixed, rod is in equilibrium and a man is standing over here. Man is standing over here and it is moving upward. ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। मैन का मास आप कैपिटल M ले लें, रॉड का मास स्मॉल m, या फिर लैडर का मास। मैन अभी यहाँ पर है, यहाँ से कुछ L/3 पे, ओके, और मैन का मास कैपिटल M है और मैन अब इस लैडर पे ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से भागेगा। किस एक्सेलरेशन से? a से। Then find a max so that ladder remains in equilibrium. ओके, तो आपको बताना है मैन किस एक्सेलरेशन से मैक्सिमम इसके ऊपर चढ़ सकता है ताकि ये लैडर स्लिप ना हो। हाँ, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि मैन यहाँ पर खड़ा है तब फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये भी पूछा जा सकता है। मैन खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लैडर के साथ साथ एक मास और कंसीडर करेंगे, उसका भी टॉर्क लेंगे, उसका भी एफ नेट में एट्रीब्यूशन आएगा, बट यहाँ पर अब मैन एक्सेलरेटेड है। सो यू विल ट्राई, आई होप यू विल एंजॉय ऑल्सो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इन सब की चीज़ों को फिनिश करते हुए अब हम इसके रोटेशनल डायनामिक्स पे आते हैं। तो जैसे न्यूटन्स इक्वेशन सेज दैट एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू mass of system into acceleration of center of mass। तो वहाँ पर जो इनर्शिया का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है वहाँ पर मास है। और रोटेशन में यही चीज कुछ ऐसी बन जाती है, इसका भी हम डेरिवेशन देखेंगे। टॉर्क, जैसे फोर्स, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स होता है
वैसे ही टॉर्क इज डिफाइंड एज, क्योंकि रोटेशन में टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो टॉर्क इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क. And angular momentum in the simple case is I omega. I omega simple case में. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टॉर्क विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा. एंड सपोज किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, क्योंकि उसका मास कांस्टेंट है वगैरह वगैरह, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू I into d omega by dt. And what is d omega by dt? This is alpha. The torque is equal to I alpha. तो सेम इक्वेशन जो यहाँ पर है उसी का आप यूँ समझिए कि रेप्लिका या फिर काउंटर पार्ट रोटेशन में जो आ जाता है वो आ जाता है टॉर्क नेट, वो भी एक्सटर्नल, विल बी इक्वल टू आई into alpha vector. Torque equal to I alpha. और अल्फा की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर उस पर नेट टॉर्क लग रहा होगा, ये ध्यान रखना. और अल्फा अगर पॉजिटिव है, ओमेगा नेगेटिव है, तो ओमेगा घटेगा अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. और अल्फा और ओमेगा अगर सेम डायरेक्शन में है तो ओमेगा इंक्रीज होगा. ऐसा हमने सर्कुलर में भी पढ़ा है. सो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. अब आई किसके अबाउट? तो आई होगा हमेशा हिंज के अबाउट. आई किसके अबाउट होगा? हिंज के अबाउट. तो जैसे एक क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर आपके लिए भी क्वेश्चंस आएंगे. तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक रॉड है, मास m और इसकी लेंथ है l. और ये रॉड यहां से कुछ हिंज्ड है, यहां से ऐसे हिंज्ड है ये, और ये रॉड वर्टिकल प्लेन में फ्री टू रोटेट है. इस प्लेन में है प्लेन. Now, question arises that rod is released, then find. अब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, हम एक ही एग्जांपल से सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नया है, बाकी सब आप इससे कोरिलेट कर पाएंगे. What is angular acceleration at this time when rod is released? मतलब at t equal to 0. ये चीज. दूसरी, what is acceleration of center of mass at t equal to 0. तीसरी चीज, what are the hinge forces? Hinge forces at this particular time. तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने. चलिए शुरू करते हैं शुरू से. सबसे पहले तो आप फोर्स डिपिक्ट कर लें. तो सबसे पहले तो एक mg लगेगा यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा हिंज को हमेशा 2 डायरेक्शन में लिखेंगे. तो एक तो ये हो गया ny, और इन दिस नेक्स्ट 2 चीज हो गई. फोर्स हमने डिपिक्ट कर लिए, और अभी इसको हमने रिलीज किया है. तो पहली बात तो देखो सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा. यहाँ से अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास l/2 रेडियस में सर्कुलर मोशन करेगा. किस रेडियस में? l/2 रेडियस में क्या करेगा? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, तो आपको सर्कुलर मोशन की ही इक्वेशंस यहाँ पे यूज करनी है.
पहली बात क्लियर। फोर्स देख लिए, मोशन कैसा होगा वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इक्वेशन टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा। अब आप टॉर्क कहाँ से निकालेंगे? हिंज से। बाकी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क मत निकालना, यहाँ पर हिंज के अबाउट निकालना। उसका भी रीज़न है, क्यों देखेंगे हम बाद में। तो टॉर्क आई अल्फा, नेट टॉर्क आप यहाँ से निकालें हिंज के अबाउट। तो हिंज के अबाउट एन एक्स का टॉर्क 0, क्योंकि इसी से पास हो रहा है, एन वाई का टॉर्क 0। तो सिर्फ एम जी का टॉर्क आएगा, एम जी इंटू परपेंडिकुलर 2, तो एम टू एल बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट कितना होगा इसका? एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा। तो आपको यहाँ से अल्फा मिलेगा, कितना मिलेगा अल्फा? 3g बाई 2l। ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एट t इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन फिनिश। तो हिंज के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और अल्फा निकालेंगे। निकल गया अल्फा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में किसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है? हिंज के अबाउट। रेडियस क्या है? एल बाई। तो सर्कुलेशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो हो जाता है आपका टेंजेंशियल और दूसरा सेंट्रीपिटल। तो क्योंकि अभी जस्ट इसको रिलीज किया है, अभी इनिशियली इसका ओमेगा 0 है, तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर, आर यहाँ पे एल बाई 2 है सेंटर ऑफ मास का, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि ओमेगा 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी 0। क्लियर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी 0, मतलब इस सेंटर ऑफ मास के इधर जो AC है ये 0 होगा, लेकिन टेंजेंशियल तो होगा। और टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल हम जानते हैं किसके बराबर होता है? आर अल्फा के। आर यहाँ पर कितना है सेंटर ऑफ मास का? एल बाई 2, एंड अल्फा इज 3g बाई 2l। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज 3g बाई 4। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ 3g बाई 4 नीचे की तरफ, यानी कि माइनस जे कैप में होगा। सेंटर की तरफ इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हुआ फिनिश। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, हिंज फोर्सेस पे। अब देखो हिंज फोर्सेस दो डायरेक्शन में लग रहे हैं, वाई में और एक्स में। तो कैसे डील करेंगे हिंज फोर्सेस को, देखना आप। कहाँ चले कि डायग्राम भी रहे हमारे पास। चलिए डायग्राम को उठा लेते हैं यहाँ से। लीजिए, तो हिंज फोर्सेस दो डायरेक्शन में है, एन एक्स एंड एन। तो हिंज फोर्सेस के लिए आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका? पूरी बॉडी का। और एक्सेलरेशन किसका? सिर्फ सेंटर ऑफ मास का, ध्यान रखना। और वो भी कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। हिंज फोर्सेस के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो पहले देखो एक्स डायरेक्शन में,
x is in this direction, this is x direction. तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स बॉडी पे 6 लग रहा है, वो भी पीछे, तो माइनस एन एक्स, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास, और x में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पर ac था, ac, लेकिन ac 0 है, मैंने देखा क्योंकि ओमेगा 0 है, तो एन एक्स इज 0। एंड y पे चलते हैं, y में देखो, y में सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन r अल्फा, ए टेंजेंशियल नीचे की तरफ है, r यानी कि l/2 इंटू अल्फा, और अल्फा हमने निकाला था, और ये एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया था 3g/4 माइनस जे कैप में, तो नीचे के सारे फोर्सेस पॉजिटिव होंगे, तो इस रॉड पे नीचे क्या लग रहा है, एक तो mg लग रहा है और कोई फोर्स नहीं नीचे, ऊपर लग रहा है ny, तो माइनस ny इक्वल टू, और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर नीचे की तरफ 3g/4, तो नीचे एक्सेलरेशन था तो मैंने नीचे वाले फोर्स को भी पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ से मुझे ny मिला mg माइनस 3mg/4 यानी कि mg/4, तो nx मिल गया, ny मिल गया, और चीज़ें हमने शॉर्ट आउट कर ली। तो ये है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से निकलने वाले क्वेश्चन। आपको अल्फा पूछ सकता है, आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ सकता है, आपको हिंज फोर्सेस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। गॉट माय पॉइंट? ओके, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये एक रॉड है, एंड दिस रॉड कुछ इस पोजीशन में है अभी, और यहाँ से हिंज कर रखी है, इसके अबाउट। अभी यहाँ से हमने इसको क्या किया है, यहाँ से रिलीज किया है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, ये सेंटर ऑफ मास है, इस 45 डिग्री से हमने इसको क्या किया, रिलीज किया है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, एंड रिलीज किया है, मतलब आप समझ लो रिलीज का मतलब क्या है, अभी इसका जस्ट हमने रिलीज किया है, मतलब इनिशियल ओमेगा इसका 0 ना। क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा, ACOM and hinge forces। हिंज फोर्सेस, तो यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के लिए हिंज फोर्स को इधर ले लें, एक तो इसको हम कह देते हैं N1, और दूसरा आप इधर ले लें N2, और ऐसा करने से आपको एक सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा होगा, यहाँ से सर्कुलर मोशन, सर्कुलरली ये मूव करेगा ऐसे, तो सर्कुलर मोशन में होगा, तो यहाँ पर ये N1 जो है वो सेंटर की तरफ हो जाएगा, तो आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से N1 की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ 0 क्योंकि इनिशियल ओमेगा 0 है, तो AC विल बी 0, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा इधर कुछ, तो
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको n2 को निकालने में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से इन दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखें, mg का भी कंपोनेंट आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा भी आएगा, अल्फा निकालें पहले तो, और उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू एंजॉय, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।